most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। स्टूडेंट्स, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज के हवाले से भी ये बहुत अहम है ये टॉपिक। इसकी डिटेल हमने 10th क्लास में पढ़ी थी और उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को डिटेल से इसमें डिस्कस किया, लेकिन क्लास सेकेंड ईयर के अंदर हमने ज़रा इसको बिल्कुल सादा अल्फाज में जनरल डिस्कशन करनी है। इसकी बहुत सिंपल सी इसमें चीज़ें हैं, ध्यान से ज़रा समझिएगा, इंशाल्लाह आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले किडनी प्रॉब्लम्स के अंदर हम जो बात करते हैं वो है किडनी स्टोन्स की। स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि स्टोनी मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर, जिससे या तो हमारा यूरिन का जो एक वे होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, उसमें रुकावट आती है। और दूसरी बात ये है कि उस स्टोनी मटेरियल जो बनता है प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर, उससे इन्फेक्शन कॉज होने का चांस होता है, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये है एक्चुअली हमारे पास किडनी स्टोन्स, जो स्टोनी मटेरियल होता है हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। हमने देखा कि उससे दो नुकसान हो सकते हैं, या तो हमारा यूरिन का जो ट्रैक्ट है वो बंद हो सकता है और या उससे इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं। इस पूरे ट्रैक्ट के अंदर, इसके अंदर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी शामिल है, इसके अंदर इन्फेक्शन भी कॉज हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स के अंदर कुछ वजूहात हैं जो इसको कॉज करती हैं और बेसिक जो हमें बताई गई हैं वो 2 से 3 वजूहात हैं जिसकी बिना पर किडनी स्टोन्स कॉज होते हैं। एक हाइपर कैल्सीमिया, दूसरा हाइपर ऑक्सिलेरिया और तीसरा यूरिक एसिड। हाइपर कैल्सीमिया के बॉडी में कैल्शियम की डेपोजिशन का ज़्यादा हो जाना, जो कैल्शियम हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ब्लड के अंदर, जब वो अपनी सर्कुलेशन के साथ साथ एक जगह पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, उसकी डेपोजिशन से हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम की ज़्यादा अमाउंट में डेपोजिशन होना किडनी के अंदर कॉज करती है। हाइपर कैल्सीमिया कॉज करती है किडनी स्टोन्स को, किडनी स्टोन्स का बनना, कैल्शियम की तादाद का ज़्यादा होना ब्लड में, उसकी डेपोजिशन का ज़्यादा होना इसको कॉज करता है। दूसरा इसमें जो है वो है हाइपर ऑक्सिलेरिया, ब्लड के अंदर ऑक्सिलेट्स की मिकदार का ज़्यादा होना हाइपर ऑक्सिलेरिया कहलाता है और ये एक मेन कॉज है किडनी स्टोन्स की। ऑक्सिलेट्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स और जैसा कि हमारे पास टोमेटो है उसका जो कवर है तो उसके अंदर ऑक्सिलेट पाया जाता है और ये 70% किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन में इसका अमल दखल है। हाइपर कैल्सीमिया का 15% है और यूरिक एसिड की अकोमोलेशन से जो किडनी स्टोन्स बनते हैं वो 10% है। तो ये है हमारे पास किडनी स्टोन्स जो 3 वजूहात की बिना पर बनते हैं। कैल्शियम की मिकदार का ज़्यादा होना, ऑक्सिलेट्स की मिकदार का ज़्यादा होना ब्लड में और यूरिक एसिड की डेपोजिशन से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं और बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद हमने अब वो मेथड्स पढ़ने हैं जिसके तहत हम किडनी स्टोन्स को बॉडी में से रिमूव कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का जो एक मेथड है ये नॉन सर्जिकल मेथड है। इसमें हम सर्जरी करके किडनी में से स्टोन्स को नहीं निकालते, बल्कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स जो एक मशीन के तहत बॉडी के अंदर एंटर की जाती हैं और उससे किडनी स्टोन्स को तोड़ा जाता है, वो टूट के छोटे छोटे ज़रात में यूरिन का हिस्सा बन के बॉडी से रिमूव आउट होता है। उसके अंदर एक तो एक्सरेज होती हैं और दूसरा अल्ट्रासाउंड वेव्स भी होती हैं जो यूज़ की जाती हैं और हिट की जाती हैं किडनी स्टोन पे एक मशीन से बॉडी के अंदर। और उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स, जो इसको किडनी स्टोन को तोड़ती हैं और यूरिन का हिस्सा बना के बॉडी से मूव आउट करती हैं। तीसरे नंबर पे इसमें है जी रेनल फेलियर। ये रेनल फेलियर से मुराद कि किडनी का मुकम्मल अपने फंक्शन को छोड़ देना, किडनी का फंक्शन जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है उसका काम करना रुक जाना। और वो कैसे रुक जाना? क्योंकि रेनल फेलियर से मुराद कि किडनी के अंदर मेन जो उसका वर्किंग यूनिट है वो होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, उसका डैमेज हो जाना रेनल फेलियर का बायस बनता है। किडनी की फंक्शनिंग फेलियर का बायस बनता है, ग्लोमेरुलस का फेलियर होना, उसका काम ना करना। स्टूडेंट्स, बहुत से केमिकल और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को। और जैसा कि हमें पता है कि नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, अगर नेफ्रॉन डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है
रेनल फेलियर होगा, किडनी अपनी वर्किंग नहीं करेगा, किडनी अपनी वर्किंग लूज कर देगा, वर्किंग छोड़ देगा अपनी। तो उससे होता क्या है, किडनी के वर्किंग प्रॉपर वर्किंग ना करने से इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया और नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बॉडी में इंक्रीज हो जाना, प्लाज्मा लेवल का बढ़ जाना, यूरिया के प्लाज्मा लेवल का बढ़ जाना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का बॉडी में इंक्रीज हो जाना, जो क्या कॉज करता है, जो एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर या एबनॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और या दूसरे नंबर पे कॉज करता है एनीमिया को। एनीमिया से मुराद कि बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स का कम होना बॉडी में एनीमिया कॉज होता है, या नॉर्मल स्टेट ऑफ ब्लड प्रेशर कॉज होती है रेनल फेलियर से, जब केमिकल या पैथोलॉजिकल वजूहात की बिना पे नेफ्रॉन काम करना छोड़ देता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। तो ये कॉज होता है किस चीज़ का, रेनल फेलियर का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम किडनी फेलियर का जो ट्रीटमेंट है उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास डायलिसिस का टॉपिक है पहला। डायलिसिस हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी है, और आप पिछले लेक्चर्स में 10th क्लास के लेक्चर्स में प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल में इस पे वीडियोस मिल जाएंगी डायलिसिस पे। आज हम इसकी दोबारा से डिस्कशन करते हैं, इसकी अहम जो इसके अंदर चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। डायलिसिस के टॉपिक में ये हमने देखना है कि जब किडनी फंक्शनिंग अपनी रोक देता है, अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करता, तो बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में अकोमुलेट होते हैं, तो उनकी रिमूवल होना, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दो मेथड्स हैं जिसके तहत हम जो यूरिया है, जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उनको बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस से मुराद कि ब्लड की डायलिसिस करना, ब्लड की डायलिसिस होना। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियम हमारे जो गट है उसकी कैविटी को पेरिटोनियम कहते हैं, तो उसके अंदर डायलिसिस करवाना, उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस। और हीमोडायलिसिस से मुराद कि ब्लड की डायलिसिस करवाना। अब हीमोडायलिसिस को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ये है कि एक मशीन है जिसको हम डायलाइजर कहते हैं, उसके अंदर पूरी बॉडी के ब्लड को एंटर करना, ब्लड उस मशीन के अंदर सर्कुलेट करेगा। उस मशीन के अंदर दो थिन मेम्ब्रेन्स होंगी, एक में डायलिसिस फ्लूइड मूव करेगा, एक में हमारी बॉडी का ब्लड मूव करेगा। उन मेम्ब्रेन्स के अंदर से जब ब्लड मूव करेगा तो उसके अंदर से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, वो फिल्टर आउट करके डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। इस तरह हमारी बॉडी से पूरे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को बॉडी के आउटसाइड मशीन जो पड़ी है, जिसको जो हीमोडायलिसिस करवा रही है, वो ब्लड को साफ कर लेगी। किसके तहत? डायलाइजर के तहत, जो बाहर एक पड़ा है जिसके अंदर से ब्लड मूव किया, उसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक डायलाइजर फ्लूइड एक में मूव कर रहा है और एक में ब्लड मूव करता है, तो उससे फिल्टर आउट होकर वेस्ट मटेरियल उस जो डायलिसिस फ्लूइड है उसके अंदर शामिल हो जाता है। ये है हमारे पास हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस ये कैसे होता है? इसके अंदर पेरिटोनियम के अंदर, पेरिटोनियम जो हमारी बॉडी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड जो है वो उसको ऐड किया जाता है। ऐड कैसे किया जाता है? बाय ए कैथेटर। कैथेटर के थ्रू पेरिटोनियम के अंदर, पेट के अंदर डायलाइजर फ्लूइड ऐड किया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड वो मूव करता है पेरिटोनियम में इर्द गिर्द, और इस तरह जैसे एक किडनी परफॉर्म करता है, किडनी का प्रॉपर फंक्शन है, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। पेरिटोनियम डायलाइजर जो होता है उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। उस तरह पेरिटोनियल फ्लूइड मूव करता है, डायलाइजर फ्लूइड पेरिटोनियम के इर्द गिर्द मूव करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं, और फिर उसकी सर्कुलेशन के बाद उस जो वो डायलाइजर फ्लूइड होता है उसको बाहर रिमूव आउट कर दिया जाता है। और ये बार बार इसको करना होता है उस वक्त तक जब तक कि हम किडनी को ट्रांसप्लांट ना कर लें। इस प्रोसेस को बार बार करना पड़ता है ताकि उस वक्त तक पेशेंट सर्वाइव कर सके जब तक किडनी ट्रांसप्लांट न कर लिया जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट पे बात करने लगे हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। हमने ये देखा कि डायलिसिस एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का,
और किडनी ट्रांसप्लांट की जहाँ पे अब हम बात करेंगे तो उसमें एक स्टेज है जहाँ पे किडनी मुकम्मल तौर पे अपनी फंक्शनिंग रोक देता है, उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है, जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, किडनी फेलियर का। और उसके दो नाम और हैं एंड स्टेज ऑफ किडनी की वर्किंग के। एक उसको हम कहते हैं एंड स्टेज रेनल डिजीज और दूसरा यूरेनिया। ये हाई डिग्री ऑफ फेलियर ऑफ किडनी है और ये उसके दो नाम हैं, क्या क्या, एक यूरेनिया और दूसरा एंड स्टेज रेनल डिजीज। इस स्टेज पे आके जब बिल्कुल किडनी की वर्किंग रुक जाए और उसका टेम्परेरी जो हम इलाज करते हैं डायलिसिस, उसके बाद एंड स्टेज पे एक ऑप्शन बचता है कि हम किडनी को डोनर से रिप्लेस कर लें। डोनर के किडनी से उसके टिश्यूज मैच करवा के जो एक्सेप्टर है या जो बंदा जिसका किडनी फेल हो चुका है उसका उस डोनर से लेके उसमें फिट कर लिया जाए टिश्यूज की मैचिंग की बिना पे। टिश्यूज की मैचिंग की बिना पे डोनर से किडनी लेके उस इंसान में लगाया जाए उसके टिश्यूज की मैचिंग की बिना पे। इसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। ये आखिरी तरीका है एक पेशेंट का जिसका किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है तो उसको जिंदा रखने के लिए एक डोनर से किडनी लेके एक पेशेंट में लगाया जाए बाय मैचिंग टिश्यूज। दिस इज किडनी ट्रांसप्लांट। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बिल्कुल जनरल डिस्कशन की है किडनी के प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।